और दूसरा लगातार बीजेपी पे जो हमले हो रहे हैं कि दलित विरोधी है, दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। मुझे लगता है उन तमाम क्वेश्चंस जो है उनका शायद जवाब भी रामनाथ कोविंद के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, इस तरीके से तो हम देख सकते हैं, पर मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि आज आज़ादी के लगभग 70 साल के बाद में भी हम लोग खेमे में बांट करके प्रत्याशियों को देखते हैं। हाँ। जो हमारे देश का राष्ट्रपति बन रहा है वो न दलित है और न उच्च है, वो पूरे देश का सम्माननीय व्यक्ति है। उसको हमको इस दलित के और उस छोटे दायरे में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए हम अलग अलग उसके अर्थ निकालते हैं। साहब बीजेपी से ये फायदा लेना चाहती है या दूसरी पार्टी ये फायदा लेना चाहती है, उसको ये नुकसान होगा, ये होगा, ये सारी चीजें। पर हमको कम से कम। लेकिन राजेंद्र जी, जब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ लेंगे, उसके बाद में निश्चित रूप से होना भी यही चाहिए, क्योंकि संविधान की शपथ जब ली जाती है तो जाति, धर्म, भेद उनसे ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए, और एटलीस्ट इस पद पे तो। लेकिन जिससे पहले प्रत्याशी चयन की जब बात की जाती है तो उस वक्त कुछ इसी तरह के संकेत होते हैं कि मैसेज क्या देना चाहती है पार्टी। एक मैसेज बहुत बड़ी मैसेज की राजनीति, एक बड़ी राजनीति है वर्तमान अगर सिनेरियो हम देखें तो। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो राजनीति में जो कुछ हो रहा है आज के टाइम के अंदर, वो लगभग जो आप बात कर रहे हो उसी से मिलता जुलता हो रहा है। क्योंकि राजनीति खेमों में बटी हुई है, जाति, वर्ग, संप्रदाय में बटी हुई है। ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। पर मैं एक चीज दूसरी जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, इन सबसे अलग हट करके यदि रामनाथ कोविंद जी का पूरा वो देखेंगे, जीवन वृत्त देखेंगे, उनका अब तक योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस चीज में संदेह नहीं किया जाता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि मोरारजी देसाई के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल। तो उस चीज को 1977 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनके विशेष अधिकारी रहे हैं, विशेष कार्यकारी अधिकारी। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी की एक्सरसाइज कही जा सकती है कि दलित फेस्ट में भी अगर ये नहीं कहा जा सकता है कि महज एक दलित है या कुछ न, पढ़े लिखे हैं, संविधान के जानकार हैं, वकील है, लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली में वकालत की है, गवर्नमेंट के सरकारी वकील रहे हैं। राजनीतिक उसके बाद 1975 में जब 77 में फाइनेंस मिनिस्टर जब बने थे मोरारजी देसाई, तो उस वक्त भी ये उनके सहयोगी रहे हैं। तो ये लंबा एक अनुभव कहा जा सकता है। विजय, क्या लगता है आपको कि मायावती के जैसे सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं? अभी पहले दिन से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट को लेकर के वो 9 दल जब सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, उनमें से एक मायावती का भी सपोर्ट उसमें रहा था। लेकिन अभी हम जब देख रहे थे उनके सुर बदले हुए हैं। उनका साफ कहना था कि कोविंद के नाम पर शायद हो सकता है, मतलब कोई ऐसा उनका ये कि कोई आपत्ति जैसी चीज नजर नहीं आती है। इसी तरह से चाय पे मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की, हालांकि नीतीश ने साफ संकेत नहीं दिए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है राजनीति में कि दोस्ताना या डायलॉग इस तरह की चीजें होती हैं कि अंतरात्मा का एक बार ध्यान होगा कि अंतरात्मा के नाम पर इंदिरा गांधी को मात भी खानी पड़ी थी। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं कि रामनाथ कोविंद, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिहार में कभी मुख्यमंत्री और उनके बीच ऐसी स्थितियां नहीं बनी हैं कि कोई भी चर्चाओं का विषय बने, जैसे गवर्नर्स की दूसरे जगह के हालात हैं। तो जेडीयू हो, चाहे बीएसपी हो या फिर अखिलेश हो, इन लोगों का सहयोग मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसी सोच का परिणाम कहा जा सकता है। एक गहन मंथन के बाद जो संसदीय दल की बैठक ने यह निर्णय लिया और कोविंद का जो नाम सामने आया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, एनडीए के लिए, तो कहीं ना कहीं ये निर्णय बोलती बंद करने वाला है। कुछ जो विपक्षी दल जो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, यूपी में जिस तरह के हालात जो चुनाव परिणाम आने के बाद बने थे, वहां पर जब योगी सरकार बनने के बाद में सोशल मीडिया और मीडिया पूरी तरह से ये लगातार यही दिखा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं सहयोग जो विपक्षी दलों का भी रहा है कि जो दलितों के साथ वहां लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, और जो योगी के द्वारा जो पूर्व में संचालित जो संगठन रहे हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, वो लगातार दलितों पर अभी भी अत्याचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बोलती बंद करने वाला परिणाम कहा जा सकता है। और इसी को देखते हुए शायद जो मायावती हैं उन्होंने अपना यू टर्न लिया है और उन्होंने कह दिया कि हम सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट देखिए संवैधानिक पद है, और आपको ध्यान होगा कि जब भैरव सिंह शेखावत एनडीए के प्रत्याशी बने थे और उस वक्त उपराष्ट्रपति भी थे, उन्हें प्रत्याशी जब तय किया गया था एनडीए का, तो एक बड़ी पशोपेश की स्थिति थी। उस समय सत्ता पक्ष में यूपीए था, तो कैंडिडेट को लेकर के, क्योंकि उनके भी सभी राजनीतिक दलों में अच्छे गहरे रिश्ते रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भैरव सिंह शेखावत सामने प्रत्याशी अगर कमजोर हम किसी को भी उतार देंगे तो वो जीत भी सकते हैं। तो प्रतिभा पाटिल को उतार करके शिवसेना और एनसीपी
दोनों को साधने की कोशिश की और हुआ भी वही। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि एक बड़ा और एक सही स्ट्रोक खेला है नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त संघ से जुड़े हुए भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, किसी तरह की वो, लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस बयान ने जो एक राय और सहमति की बात थी उस पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जवाब मैं मुकेश चेलावत जी से जानना चाहूंगा। मुकेश जी, रिएक्शन दिया गुलाम नबी आजाद ने कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि रामनाथ कोविंद को हम लोगों ने प्रत्याशी बना दिया है, सहमति जैसी कोई बात इसमें है नहीं हमारी। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। विपक्ष में जितने भी नेता रहे हैं सभी से इस मामले में चर्चा की गई है। हो सकता है कि सभी की चर्चाओं के बाद ही कोई जी का नाम सामने आया हो। तो ये कहना कि हमसे केवल हमको नाम बताया गया है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं कहता हूं कि कांग्रेस हो सकता है कि सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के बयान देके अपना राजधर्म निभा रहे, लेकिन पशुपेश में, जैसे कि आप भी बता रहे हो, पशुपेश में सभी राजनीतिक दल है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो केवल राजनीतिक व्यक्ति हो या जिनके पास में प्रशासनिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं हो। निश्चित रूप से आईएएस में सेलेक्टिव व्यक्ति है। ये बात अलग है कि इन्होंने मुख्य धारा की इनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, इनको एलाइड सर्विसेज दी जा रही थी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आईएएस सेलेक्टिव व्यक्ति है, राज्यपाल रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहेंगे, 1993 में और 1999 में 2 बार ये राज्यसभा का इन्होंने सत्र देखा है। तो उनके पास में एक संसदीय कार्य प्रणाली का भी बहुत अच्छा लंबा चौड़ा अनुभव है। और अब राष्ट्रपति के रूप में इनको इन सारी चीजों को फेस करना है, तो निश्चित रूप से रामनाथ कोविंद के पास में एक लंबा चौड़ा अनुभव है। मोरारजी देसाई के ये निजी सचिव रहे, तो सारा अनुभव इनके साथ में है। अब जब एनडीए ने अपना निर्णय लिया है तो विपक्ष के ही कई नेताओं का इसमें समर्थन मिला है, जिसमें सार्वजनिक रूप से टीआरएस ने घोषणा की है कि हम इनका समर्थन करेंगे। मुलायम सिंह यादव पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए के उम्मीदवार का हम समर्थन करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की भी इनके प्रति पूरी सहानुभूति है। मायावती जी ने कहा है कि भाई अगर कोई इससे बड़ा दलित चेहरा अगर विपक्ष का नहीं आया तो निश्चित रूप से मुझे इन्हीं को समर्थन देना है। तो जो कवायद की गई थी सत्ता के द्वारा भी और एनडीए के द्वारा भी जो कवायद की गई थी, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कांग्रेस के सामने कि वो हाँ भी भरे तो कैसे भरे, तो उस स्थिति की हो सकता है, इसीलिए आजाद साहब अपने बयान दे रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं फिर भी सहमति बन जाएगी, विपक्षी दल ऐसा मानना आपका? चर्चा करने के बाद में राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया में शायद मैं जहां तक समझता हूँ वो मार्ग प्रशस्त करेंगे और सभी दल इसको निर्विरोध चुनाव कराने की प्रयास करेंगे। चलिए राजेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का पहले ये ऑब्जेक्शन था कि जैसे मैं कह भी रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने एक दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती ये होगी कि उनकी उदारवादी जो छवि सामने आ रही है कि बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष एक फेस के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी इच्छा ये रही है कि अब नहीं तो कब कि हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए। रामनाथ कोविंद में मुझे लग रहा है कि संघ विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन वो कट्टर संघी के रूप में नहीं है। संघ में भी 2 लोग हो सकते हैं, एक उदारवादी छवि के, एक कट्टर फेस जिस तरह के लोग होते हैं जिनके नाम पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी एक अगर धर्मनिरपेक्ष चेहरा होगा तो एक रूपता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कुछ कट्टर फेस होगा और बिल्कुल दक्षिणपंथी विचार का इस तरह का कुछ रहा तो उसमें हमारा ऑब्जेक्शन होगा। मायावती का भी ये कहना था और भी लोगों का कहना था। तो रामनाथ कोविंद के नाम पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी सहमति बनी, तभी मुझे लग रहा है कि ठप्पा लगा होगा। और ऐसा कभी इनके बारे में सुना नहीं है कि कभी कोई विवादित नेता के रूप में रहे हों या कभी जिस तरह के बयान आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान या उससे पहले चर्चाओं में बहुत सारे सांसद और वहां के नेता अपने एक कट्टर हिंदू की नेता के रूप में जो छवि लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया नहीं। तो ये हो सकता है कि एक पूरी कवायद, पूरी एक्सरसाइज, उसका परिणाम कोविंद के रूप में देखने को मिला। और ये कम से कम नहीं कहा जा सकता है कि एक कट्टर हिंदू फेस है या फिर कुछ कट्टर विचारधारा के व्यक्ति के रूप में उनका कभी कैरेक्टर रहा हो। तो ये एक प्रतिपक्ष को थोड़ा सा नॉर्मल करने की उनकी छवि कोशिश कर सकती है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से ये आप जो बात कर रहे हो मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। क्योंकि देखिए, जहां तक रामनाथ कोविंद जी का प्रश्न, देखिए पहली चीज तो है कि कोई भी नाम आएगा तो उसको पता नहीं हमारी राजनीति क्या हो रही है कि हम उसको कहीं न कहीं, अगर एनडीए से बीजेपी की तरफ से है तो हम उसको नागपुर से जोड़ने की कोशिश करते हैं जी। या
कहीं दूसरी तरफ से होता है तो हम कहीं दूसरी सोर्स से, क्योंकि देखिए सवाल यह है कि छवि का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी के नाम पर उस समय जैसे सहमति बनी, सभी लोगों ने कहा भी कि बिल्कुल ये कोई ऐसी कांग्रेस के लंबे कदावर नेता रहे हों, चाहे बहुत सख्त उनका एक नजरिया रहा हो, लेकिन विवादित नहीं रहे कभी इस तरह से। तो सहमति के लिए देखिए मालूम है कि मेजोरिटी इनके पास में है, बावजूद इसके अगर कई बार क्या होता है कि चुनाव करा के एक रस्म अदायगी होती है कि जरूरी है ऐसा मतदान तो होना ही चाहिए, लेकिन सर्वोच्च पद के लिए अगर किसी व्यक्ति के नाम पर सहमति बनती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सोच और समझ करके लिया गया निर्णय भी एनडीए का कहा जाएगा इसमें। देखिए दूसरा कोई नाम आता और यदि वो चेहरा थोड़ा सा भी यदि एग्रेसिव होता तो देखिए उसको लेकर के विवाद होने की पूरी संभावनाएं रहती। नंबर 1। नंबर देखिए पूरा इनका 1946 में इनका जन्म हुआ, उससे लेकर के आज तक का, जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, आप 77 से ले लो चाहे उसके बाद का ले लो, कहीं बिल्कुल लो प्रोफाइल इनका वो रहा है। कहीं पर रामनाथ कोविंद का नाम ऐसे कोई ज्यादा चर्चाओं में कहीं भी नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहने के बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि साहब ये है। तो इस स्थिति के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने जब इनको गवर्नर बनाया बिहार का तो काफी विरोध किया था, पर वहां बिहार के गवर्नर बनने के बाद में ये लगभग 2 साल का 3 साल का टाइम हो गया, इसके अंदर कभी कोई विवाद बिहार के अंदर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कोई विवाद वाली स्थिति नहीं आई है, ये भी प्लस पॉइंट है। प्लस इसके अलावा सब देखिए क्या कि मायावती जी का जो स्टेटमेंट आया है उसको भी आप वो काफी एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। यूपी के अंदर काफी कुछ दलितों का और सत्ता पक्ष के बीच में भी इस टाइम पे काफी कुछ चल रहा है, 19-20%। तो उस चीज को भी आप उससे जोड़ करके देख सकते हैं। अब भले ही अब ये मीरा कुमार जी का नाम उछाला जा रहा है कि साहब हो सकता है उनके नाम के ऊपर कोई बात की जाए कोई, पर मेरे को जो लगता है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के और रामनाथ कोविंद जी की जो चाय वाली पार्टी हुई है आज, जो चाय उसके पीछे भी है उसके पीछे ये है कि कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार जी ने कोई इसके प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। शरद पवार जी ने जरूर ये कहा, शरद यादव जी ने जरूर ये कहा साहब हम 22 तारीख की जो हमारी विपक्ष की साझा कैंडिडेट वाली जो मीटिंग है उसके अंदर निर्णय करेंगे। और ये भी एक संकेत उभर करके आ रहा है कि जो विपक्ष की 22 तारीख को मीटिंग होगी उसके अंदर इनके नाम पर भी विचार किया जाएगा कि हो सकता है कि इनको भी सहमति प्रदान कर दी जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये होगा कि सहमति हो जाए, क्योंकि हमें संकेत इस तरह के लगते हैं कि कांग्रेस ने हमारे पैनल में जब हमने संपर्क किया कि जो रेगुलर हमारे पैनल में पैनलिस्ट के रूप में आते हैं कांग्रेस, उनके पार्टी से एक नेता हमारे यहाँ पे आ भी गए, उन्होंने हामी भी रही, लेकिन अचानक जब उनके पास में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मैसेज आया कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, पार्टी अधिकृत रूप से जब तक कोई बयान जारी नहीं करेगी, ये कहा गया है कि रामनाथ कोविंद पे अभी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लिहाजा साफ है कि कांग्रेस इस बारे में विचार कर सकती है कि कोविंद के नाम पर सहमति बना ली जाए, क्योंकि अमित शाह खुद इस बात को लेकर के और कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात करके या पार्टी के नेताओं को भेज करके उन्हें तैयार किया जाए कि एक रूपता हो। और अभी भी ये जो संकेत मिल रहे हैं, और अगर वोट वैल्यू के आधार पर अगर हम बात करें तो एनडीए की ओर से जो प्रत्याशी तय कोविंद है उनका राष्ट्रपति बनना तय माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सारी चीजें फाइनल नहीं हो तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा, तब तक ठप्पा नहीं लग जाए कि अधिकृत रूप से राष्ट्रपति के लिए चयन हो गए, तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि तैयारी अपनी अपनी तरफ से की जा रही है, यूपीएस तमाम संभावनाओं की कोशिश भी की जाएगी कि किसके नाम पर हम हाँ कर सकते हैं, किसके नाम पर एक कवायद की जा सकती है, तो थोड़ा सा भी वक्त लग सकता है। लेकिन अगर एक रूपता बनती है, एक राय बनती है, तो लगता है कि काफी एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हो पाएगा। चलिए विजय, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि राजनीतिक मैसेज तो एक अलग बात होती है, लेकिन कोविड का देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद केस जब हुआ था तो उस वक्त बीजेपी के तमाम और दिग्गज नेता कहीं ना कहीं उसकी लपेटों में थे। कोविंद वहां के होने के बावजूद भी और संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं, पार्टी के कदावर नेता, स्पोक्स पर्सन, लेकिन उस वक्त भी किसी तरह के चर्चाओं में और किसी विवाद में नहीं जुड़े वो। तो आज मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने एक बहुत ही एक सहज रास्ता कोविंद के नाम पर नजर आया। बिल्कुल सहज रास्ता कहा जा सकता है रामनाथ कोविंद का जो चुनाव किया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई विवादों में, किसी भी तरह के विवादों में नहीं रहे हुए, जबकि वे खुद भी एक वकील भी थे और केंद्र सरकार की तरफ से भी वो एक बार वकील रह चुके हैं।
और संघ के प्रति जो निष्ठा रही है उनकी, उसको देखते हुए वे किसी भी विवाद में आ सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू था जिसके बाद जिसमें अभी भी कई लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं रहा। और इसी को देखते हुए सारी चीजों को तोलकर और सभी संभावनाओं को देखते हुए ये उनका नाम तय किया गया आज संसदीय दल की जो बैठक है उसमें। और जिस तरह अमित शाह आज जो मीडिया से मुखातिब हुए संसदीय दल की बैठक के बाद में जो निर्णय सुनाने के लिए, वो काफी कॉन्फिडेंस। एक मैं छोटा सा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मायावती ने 2 बातें कह रही हैं। मायावती कह रही है कि दलित चेहरे के नाम पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो सहमत हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उस पर थोड़ी असहज भी हैं। इसे किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि वो सहयोग कर सकती हैं? 50-50 का अभी मामला है, तो या तो ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है मायावती की, अगर इनसे बड़ा कोई दलित नाम अगर सामने आता है तो उनके साथ जा सकती हैं, या फिर यूपीए की तरफ से अगर कोई दूसरा नाम आता है और दलित अगर ये रहें, तो इसमें तो मुझे लगता है कि कहीं कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि दलित के नाम पर जब सहमति भी है तो शायद कोविंद के साथ ही जा सकती हैं वो। बिल्कुल, उनकी सहमति एक तरह से जो उन्होंने बयान दिया उससे साफ जाहिर होती है। ये जरूर कहा है उन्होंने कि जिस तरह पहले बयान, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो उनका है, आरएसएस का खासकर, उनको आपत्ति है, ये उस बात को लेकर जरूर आपत्ति है। और उन्होंने कहा कि पर दोनों बातें हैं कि आपत्ति है भी और नहीं भी है, तो ऐसे में वो इंतजार करेंगे यूपीए गवर्नमेंट, सॉरी यूपीए के पार्ट पे किसे डिक्लेयर करते हैं, ये वेट कर सकते हैं। ये भी वेट हो सकता है, इंतजार करना चाहिए अभी इस बारे में कि मायावती ने पूरी तरह से सहमति जता दी, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने आधी सहमति जताई है तो आधी उस सहमति को रोक लिया है अभी अपने पास, और उनको अभी कोई बड़ा दलित योग्य जो चेहरा है उसका शायद इंतजार। जी विजय, एक और सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि ये मोदी शाह की जोड़ी ने मुझे लग रहा है कि बड़ी पशोपेश की स्थिति प्रतिपक्ष के सामने इस वक्त खड़ी कर दी है कि सहमति बने नहीं बने। 50% मूड भी है, थोड़ा सा अगर अमित शाह या फिर पार्टी के बड़े नेता जो हैं कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि मामला बैठ सकता है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अभी मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। तो टिप्पणी नहीं करना, क्विक रिएक्शन अगर आता है तो ऐसा सहज लगता है, जैसे उन्होंने एक बार के लिए कहा कि हमारी सहमति के लिए कहना बेनामी होगा अभी, क्योंकि हमें इन्फॉर्म किया गया है हमारी पार्टी आलाकमान से और तमाम सहयोगियों से हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा एक सहज भाव झलक रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज में भी, और उसमें भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये तो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है नरेंद्र मोदी ने, जिसमें सबको एक तरह से इस नाम के उसमें फंसा करके रख दिया है कि अब इधर जाएं क्या इधर जाएं, कि कुछ ऐसे संभावनाएं तलाशी जा रही है। तो एक्सरसाइज मुझे लगता है कि काफी कमजोर पड़ गई है प्रतिपक्ष की, अगर कोविंद के नाम की अगर चर्चा करें तो। बिल्कुल, अब कोई कोविंद से बड़ा चेहरा अगर दलित चेहरा लेकर आता है यूपीए, तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा होगा कि जिस वोट बैंक के साथ वो जुड़ी रही है उस पर भी एक तरह से एक बड़ी राजनीति हो रही है। मीरा कुमार के नाम की जरूर चर्चाएं थी कि इस तरह की संभावना हो सकती थी यूपीए की तरफ से कि मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए, लेकिन सभी जो दलों की जो जिस तरह के बयान आए हैं अभी धीरे धीरे, उसको देखते हुए लगता है कि निश्चित तौर पर सहमति मिल ही जाएगी कोविंद के नाम पर, और किसी तरह का जो अभी जैसी परिस्थितियां हैं वो नहीं रहेंगे आगे। चलिए मुकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि वैसे देखिए वोट वैल्यू के आधार पे राष्ट्रपति बनना कोविंद का बिल्कुल तय माना जा रहा है, लेकिन एक कवायद जो जिस तरह की जा रही थी, जैसे मिलने के लिए गए थे वेंकैया नायडू उस दिन सोनिया गांधी से, तो कहा गया कि बिना तैयारी के आए थे और कैंडिडेट ही कोई नाम ही नहीं था। पूछा गया कि कैंडिडेट आप लोग बताइए, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि शायद एक रूपता के लिए नहीं, बस केवल एक रस्म अदायगी के लिए गए हैं। और आज भी गुलाम नबी आजाद के बयान से ये लग रहा है कि जब उनके पास में बहुमत है तो उसको आधार बना रहे हैं, महज एक रस्म अदायगी करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि एक रूपता और सहमति दिखाई जाए। नहीं, तत्काल जो गुलाम नबी जी आजाद ने जो बयान दिया है, एक विपक्ष के लिए तत्काल बयान, जिसको तत्काल प्रतिक्रिया हम जिसको कहते हैं, शायद इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आज अगर वो ये कहते हैं कि हम एनडीए के उम्मीदवार का विरोध करेंगे, तो एक तरह से नई परेशानी चालू होती है कि कांग्रेस के पास में या यूपी के पास में फिर वापस कोई कार्ड खेलने के लिए ऐसा कुछ है नहीं।
तो उन्होंने जो बयान दिया है, जहां तक मैं समझता हूं कि एक विपक्षी राजनीतिक दल के पास में तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में यही बयान एक ठीक बयान था। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष के सभी नेताओं को साधने का प्रयास किया गया। वो अलग बात है कि कोई किसी ने अपना नाम दिया है, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने जो नाम दिए थे, अब जरूरी नहीं कि उन्हीं नामों के ऊपर विचार हो, और वो केवल नाम उन्होंने छोड़े थे, लेकिन जब उनसे अमित शाह जी ने जब चर्चा की है तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जी भी संतुष्ट हुए हैं। और मायावती जी के सामने जो समस्या है, मायावती जी खुद अपने दम पे तो कोई उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने भी एक ऑप्शन छोड़ा हुआ है कि अगर यूपीए या विपक्ष मिलकर कोई ऐसा करता है तो मैं उधर जा सकती हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ वैसा करेंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं। और मायावती जी को भी कुल मिला के कोविंद जी का साथ देना होगा। और मैं तो अभी ये विश्वास रखता हूँ कि यूपीए भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और एक तरह से ये रामनाथ कोविंद के रूप में मार्ग प्रशस्त करेगी, रास्ता साफ करेंगी ये कि निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। चलिए, होना भी चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद एक मैसेज जाना चाहिए कि राष्ट्रपति पद के लिए एक राय और सहमति से कैंडिडेट का चयन के साथ साथ ये मतदान भी संपन्न कराया गया है, चुनाव संपन्न कराया गया है। चलिए राजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि अगर हम बात करें पूरे उसकी, चलिए रस्म अदायगी या जिस तरह की भी स्थितियां हो, या प्रतिपक्ष का आरोप है जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि क्विक रिएक्शन में यही बात आ सकती है, थोड़ा अगर उन्हें लगता है कि अपनी तरफ से एक औपचारिक रूप से कुछ तो कहना होता है, तो शायद एक वही वजह है कि गुलाम नबी आजाद और मायावती उसी तरह से कह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रतिपक्ष इस वक्त घिर सा गया है कि अब कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा कि जिसके नाम पर कोई दाव खेला जा सके? क्योंकि अगर यूपीए पहले अगर कैंडिडेट डिक्लेयर करता और कोई दलित फेस के नाम पे अगर वो अपना कार्ड खेलता तो शायद हो सकता था कि एनडीए के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था प्रत्याशी चयन के लिए। इसमें यूपीए पहले ही डिले कर चुका है। ये देखिए, बिल्कुल उसमें सही है कि यूपीए काफी लेट हो चुका है, क्योंकि इसके राष्ट्रपति पद के लिए काफी दिनों से कवायद चल रही थी। और अब आप जो मायावती जी का स्टेटमेंट देखेंगे या जो कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, उनसे दो चीजें बिल्कुल साफ साफ 50-50 वाली बातें नजर आ रही हैं। वाली बात ही नहीं है, अब तो कोई संभावना नहीं। अब आपको यदि यूपीए को कोई कैंडिडेट चुनना है तो नंबर 1 वो दलित ही होगा। इसका मतलब यह है कि अब तो जो राष्ट्रपति बनेगा वो दलित बनेगा, ये तो तय माना जाना चाहिए। नंबर 1। अब एक जो नई चीज को, जो नया सुगुफा छोड़ा जा रहा है, वो ये है कि दलित महिला के नाम पे कोई नहीं विचार कर लिया जाए विपक्ष की तरफ से। पर मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि किसी दलित महिला के नाम पे तो अब नहीं होगा। अब मायावती जी का भी रामनाथ कोविंद जी पे ही सहमति आएगी, और अंततोगत्वा नीतीश भी सहमत तो हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कहा है कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, हम सहयोगियों से चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए संभावना हो सकती है। क्योंकि नीतीश जी के तो आप, मैं जैसा मान के चल रहा हूं, देखिए आप भैरव सिंह जी के चुनाव वाला टाइम याद कीजिए, वो चीज देखिए, जब वहां पर प्रतिभा पाटिल का नाम आया तो महाराष्ट्र शिवसेना और शरद पवार जो इनके अच्छे दोस्त थे, हाँ, वो सब चीज। तो देखिए कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ज्यादा दलित वोट है, कोई किसी भी हालत के अंदर नीतीश कुमार नाराजगी नहीं लेना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि भविष्य का मैसेज जरूर होता है कि जब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है, बेशक कहा चाहे कुछ भी जाए, लेकिन सियासी नफा नुकसान कैंडिडेट को तौलने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा। 2019 पूरी तरह से रामनाथ कोविंद के प्रत्याशी चयन के साथ मोदी तोलने के साथ साथ साधने की कोशिश भी करेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश देश भर में दलित मतदाता हैं, वो एक बड़ा वोट है, और किसी भी तरह से प्रतिपक्ष को मौका नहीं देंगे, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ होगा। भविष्य में भी ये बात कही जाएंगी कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष के तमाम सवालों का जवाब इस तरह से दिया जा सकेगा। खैर चलिए, लेकिन फिलहाल तो हम शुभकामनाएं दे सकते हैं उनके प्रत्याशी चयन के लिए। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, उनके एनडीए ने उनके नाम पे ठप्पा लगा दिया है कि वो हमारे प्रत्याशी होंगे। संभवतः 23 तारीख को उनका नामांकन होगा, क्योंकि 24 तारीख से नरेंद्र मोदी यूएस यात्रा पे जा रहे हैं, तो उससे पहले उनका नामांकन करवाना है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद में प्रधानमंत्री और पार्टी के तमाम नेता उस वक्त मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर हम बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।